सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 30 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ जो है अगस्त की वो 4% पे आ गई है और ये जुलाई में लगभग 4.3% थी। तो अब ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिससे मेजर करते हैं ये इंडस्ट्री की ग्रोथ, ये क्या चीज़ है? तो ये एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जितनी भी हो रही है इंडिया में उसके लिए, और ये मेजर की जाती है मंथली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें सेक्टर्स कौन कौन से कवर किए जाते हैं? जो सेक्टर्स कवर किए जाते हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो इसमें वेटेज होता है लगभग 77.63% होता है, माइनिंग का लगभग 11.83% और इलेक्ट्रिसिटी का 10.54% वेटेज होता है। और इसको पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसको पब्लिश करती है मंथली, जिसका बेस ईयर क्या होता है 2011-12। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, लद्दाख ग्रुप रिजेक्ट्स प्रपोजल फॉर टॉक्स, मिनिस्ट्री ओपन टू डायलॉग। तो यहाँ पे जो लद्दाख एपेक्स बॉडी और जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो दो मेन बड़े ग्रुप है जो डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड लद्दाख के लिए, उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ टॉक्स होने वाले थे 30 सितंबर आज के दिन, उसको रिजेक्ट कर दिया है। और उन्होंने रीज़न बताया है कि टॉक्स वो एट गन पॉइंट पे नहीं हो सकते। और उन्होंने जो मेन एलिगेशंस लगाए कि एक तो एलिगेशन एंटी नेशनल लिंक्स जो बताया गया सोनम वांगचुक जी का, और जो डिमांड किया उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए जो भी फायरिंग हुई सीआरपीएफ के द्वारा विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन। तो देख लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है जिसके अंडर जो है सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट किया गया है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जो अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि किसी भी पर्सन को डिटेन कर सके विदाउट ट्रायल। तो ट्रायल के बिना डिटेन किया जा सकता है अगर उन्हें लगता है कि जो है वो दे सीम एज अ डीम्ड एज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज। तो अब ये बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये दोनों ऑर्डर कर सकते हैं डिटेंशन का, और मैक्सिमम पीरियड जो है इस डिटेंशन में 12 मंथ्स का हो सकता है विद द बोर्ड अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। और एडवाइजरी बोर्ड में जजेस होते हैं हाई कोर्ट के। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, एक्चुअली करूर में एक्टर टर्न जो पॉलिटिशियन विजय हैं, उनकी रैली के दौरान भयंकर स्टैम्पीड हुआ जिसमें 41 लोगों की जो है जान चली गई, वुमेन्स और चिल्ड्रन भी शामिल थे इसमें। तो वही तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट नए रूल्स बनाएगी जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन जब कोई पब्लिक इवेंट करें तो सेफ्टी इंश्योर की जा सके। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में है। तो क्या होता है ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? तो ये बेसिकली इस्टेब्लिश की गई थी 2009 में आफ्टर मुंबई टेरर अटैक, जो 26/11 का मुंबई टेरर अटैक हुआ था। तो एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सीरियस केसेस इन्वेस्टिगेट करती है, और फोकस रहता है इसका मेनली टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, आर्म्स स्मगलिंग, अटैक्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पे होते हैं, या फिर साइबर टेररिज्म हो या कि अदर टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस हो। और ये बनाई गई थी बेसिकली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट जो 2008 का है उसके अंडर, और एम्पावर किया गया कि इन्वेस्टिगेट कर सकती है ऑफेंसेस जो अंडर वेरियस जो टेरर लॉज हैं, इंक्लूडिंग जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसके अंडर भी। और एनआईए जो है कंट्री वाइड पावर्स देता है, जो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है इसमें। और किसी भी इंडिया के कहीं भी किसी भी पार्ट में जो है ये केस टेक ओवर कर सकता है अगर सेंटर नोटिफाई करे। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, एनवॉयज रेज रशिया क्वेश्चन एमिड डीपनिंग इंडिया यूरोपियन यूनियन टाइज। तो यूरोपियन यूनियन के एनवॉय ने बोला कि इंडिया को अपनी रशिया के साथ जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है और इंडिया को अपने यूरोपियन यूनियन के साथ जो टाइज हैं वो डीपन करने के डिजायर के बीच में एक बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा इंडिया रशिया और इंडिया यूरोपियन यूनियन टाइज के बीच में। और मेन इश्यूज जहाँ यूरोपियन यूनियन को कंसर्न है कि इंडिया जो है जपैड एक्सरसाइज में पार्ट लिया, जपैड एक्सरसाइज 2025 की, जिसमें कि रशिया और बेलारूस भी था, और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इंडिया का जो है रशिया से ऑयल परचेज करना, और जो थर्ड है कि यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में रशिया का हॉस्टाइल जो बिहेवियर है,
तो उनके एम्बेसडर का स्टेटमेंट क्या है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के टाइज इम्प्रूव हो रहे हैं और ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। लेकिन रशिया क्वेश्चन पर दोनों अलाइंड नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इस पे क्या बोलना है? उनका बोलना है कि ये जो क्रिटिसिज्म है उसको रिजेक्ट किया पहले तो, और बोला कि जो है नाटो कंट्रीज भी एज अ पैड एक्सरसाइज, जो है नाटो कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट किया एज अ ऑब्जर्वर, जैसे कि यूएस, टर्की, हंगरी, इन्होंने भी ऑब्जर्व एज ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट किया। और कई यूरोपियन कंट्रीज भी अब अभी जो है रशिया एनर्जी परचेज कर रही हैं। जो यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर है उन्होंने क्या ऐसे कंक्लूड किया, बोला कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस कभी इतना स्ट्रांग नहीं था और होप है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है एंड ऑफ 2025 तक फाइनलाइज हो जाए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सहयोग पोर्टल के बारे में है। तो क्या है ये सहयोग पोर्टल? ये बेसिकली 2024 में लॉन्च किया गया था और इसका पर्पज ये है कि जो पुलिस और जो ऑथराइज जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ये डायरेक्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबको नोटिस भेज सकती हैं कि कोई भी कंटेंट अगर इलीगल है या फिर डेरोगेटरी है तो उसको टेक डाउन नोटिस भेज सकती है कि उसको जो है हटा दिया जाए। और तो लेकिन एज पर ट्विटर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी जुडिशियल रिव्यू इसमें नहीं है और कोई भी ड्यू प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एलिगेशंस पे कंटेंट को रिमूव करना होगा और अगर कंप्लाई नहीं करा तो जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी पे हो सकती है। और तो उनका बोलना है कि एक सेंसरशिप रेजिम बन जाएगा और उनका कहना है कि जो ये एक फैक्ट चेकिंग यूनिट जैसा सहयोग पोर्टल बन गया है और अगर फ्लैग जो कंटेंट है उसको नहीं हटाया गया तो प्लेटफॉर्म का जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन का चला जाता है। और सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या होता है? मतलब अगर कोई प्लेटफॉर्म या इंटरमीडियरी जैसे सोशल मीडिया हो गया या ई कॉमर्स साइट हो गई या सोशल मीडिया हो गया, तो वो गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड रूल्स अगर फॉलो करते हैं तो वो उनको इलीगल कंटेंट अगर कोई उनके मीडिया पे पोस्ट होता है तो उसके लिए लाइबल नहीं होंगे। और मेनली सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट के अंडर है ये सेफ हार्बर क्लॉज। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे टू रेल लिंक्स टू ऑफर इजी कनेक्टिविटी टू भूटान। तो यहाँ पे सेंटर ने मंडे को 2 नए रेल लिंक्स जो है अनाउंस किए हैं बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? फर्स्ट जो रूट है ये कोकराझार टू गेलेफू है जो असम में है, और दूसरा बनरहाट से समतीस जो वेस्ट बंगाल में है। ये दोनों रूट और इसके टोटल जो कॉस्ट है 4033 करोड़ है। और ये दोनों प्रोजेक्ट्स इंडिया भूटान के पहले रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स होंगे। और ये एमओयू साइन हुआ था बेसिकली जो है 2024 में, जब प्राइम मिनिस्टर विजिट था भूटान में उस टाइम पे। और इंडिया भूटान का जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और भूटान ज़्यादातर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड इंडियन पोर्ट्स के थ्रू होता है उसका। इस रेल कनेक्टिविटी से जो है भूटान की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा और लोगों को ग्लोबल नेटवर्क तक इजी एक्सेस मिल पाएगा भूटान को, जिससे उसका जो है टूरिज्म भी बूस्ट होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा और गुड्स का मूवमेंट जो है फास्टर और चीप हो सकेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, स्पोर्ट्स इज अ पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स मस्ट नॉट बी प्रिविलेज ऑफ अ फ्यू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूनियन गवर्नमेंट का एंडेवर होना चाहिए कि वो जो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज हैं और अपॉर्चुनिटीज को कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए। ये रीजन क्या है कि स्पोर्ट्स एक पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स है जो अगेंस्ट कम्युनिज्म, कास्टिसिज्म और रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको एक मटेरियल रिसोर्स की तरह रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। और जस्टिसेस ने बोला कि ये स्पोर्ट्स जो है इंडिया में कर्म भूमि की तरह काम करते हैं जहाँ पे कोहेसिव और कलेक्टिव पर्पस जो है दिखाई देता है। और स्पोर्ट्स लोगों को डिफरेंट सोशल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल बैकग्राउंड से एक कॉमन परस्यूट में लाता है। यहाँ पे बोला है कि जो है स्पोर्ट्स कुछ लोगों का प्रिविलेज जो है वो नहीं होना चाहिए और स्पोर्टिंग फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी सब स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। और जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है डिजर्विंग इंडिविजुअल्स के लिए ओपन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सोशल स्ट्रेटा से हो। और जो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट बॉडीज है वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल लाइफ के रूप में देखा जाना चाहिए। और जो रेवेन्यू है वो बेसिकली जो इवेंट्स, मीडिया राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज कर किया जाए ताकि उससे जो रेवेन्यू आए उससे एक्सेसिबल और अफोर्डेबल स्पोर्ट्स जो है वो एनकरेज हो। तो जो नेक्स्ट है यहाँ पे एंटी टेरर रूल दैट डिफाइज लॉजिक।
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पाकिस्तान है उसने जो है उसामा बिन लादेन हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, इन सबको जो है ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स हुए, 2019 में पुलवामा बॉम्बिंग हुई और 2025 में जो है पहलगाम टेरर अटैक हुआ। तो जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया और एक्यूज़ किया पाकिस्तान को कि रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है और जो टेररिस्ट है उनको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान को अभी जून 2025 में और जुलाई 2025 में इम्पोर्टेंट लीडरशिप पोजीशन दी गई वर्ल्ड लेवल पे। जैसे कि जुलाई 2025 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना दिया गया पाकिस्तान को, और जो पहले भी इससे वाइस चेयर बनाया गया यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी को लीड कर रहा है। तो इशू ये है पाकिस्तान का जो टेरर लिंक हिस्ट्री रही है और ये लीडरशिप पोजीशन उसे मिल रही है, और आईएमएफ ने भी जो है पाकिस्तान को $1 बिलियन का जो है लोन अप्रूव किया है, जो कि इससे रिस्क है कि वो इसका यूज़ जो है टेरर फाइनेंसिंग के लिए कर सकता है। और जो जैसे कि यूनाइटेड नेशन जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जैसे यहाँ पे हाफिज शहीद हो गए, ये सब पाकिस्तान में ओपनली जो है घूम रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जो मरे थे टेररिस्ट, उनके फ्यूनरल्स में तो तक जो है पाकिस्तान की आर्मी, पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स का सपोर्ट रहा था। और जो पाकिस्तान की टेररिस्ट फैमिलीज हैं उनको कंपनसेशन भी दिया गया पाकिस्तान के दौरान, जैसे कि 14 करोड़ का कंपनसेशन दे रही है, इंक्लूडिंग जैश ए मोहम्मद के रिलेटिव्स को। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो यूनाइटेड नेशंस के साथ है कि एक तो पहला कि जिन कमिटीज़ में इसको रोल दिया जा रहा है, काउंटर टेररिज्म कमिटीज़ में, उसके जो गोल्स हैं उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान का जो एम है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, और इनके गोल्स जो टेररिस्ट को रोकने की एक्टिविटीज़ के लिए हैं। तो ऑपोजिट है दोनों के जो गोल्स हैं। और यूनाइटेड नेशन की लीडरशिप सिलेक्शन में कोई स्ट्रॉन्ग वेटिंग प्रोसीजर नहीं है, यानी कि कोई चेकिंग मैकेनिज्म नहीं है कि क्या वो खुद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या नहीं है। और जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन ये है कि पाकिस्तान को जो है लीडरशिप दिया जा रहा है, और मैसेज ये जाएगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेरर है डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट हो सकता है ये बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे। तो इंडिया के जो है काउंटर मेजर्स की बात करते हैं कि उसको स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बनाने होंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, और ताकि जो है इनकी पावर लिवरेज की जा सके, और ग्लोबल मीडिया, एकेडमिया और डायस्पोरा को एंगेज करना, ताकि एक्सपोज किया जा सके जो पाकिस्तान के टेरर लिंक्स हैं उनको, और स्ट्रेंथन करें अपनी नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है उसको, और पुश करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए इन यूनाइटेड नेशन कमिटीज़। तो पाकिस्तान की एलिवेटेड जो ग्लोबल पोजीशन है, जिससे कि उसको एडवांटेज मिलेगा इनफिल्ट्रेशन साइबर अटैक्स में, और इंडिया का प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक काउंटर बैलेंस उन इंडिया को लेने होंगे, ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और मेंटेन कर सके अपना नैरेटिव ग्लोबल स्टेज पे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, साउथ साउथ ट्रांसफॉर्मेशन कॉरिडोर इज मोर देन अ डिप्लोमेटिक फ्रेज। तो क्या है साउथ साउथ ट्रांसफॉर्मेशन कॉपरेशन? तो ये एक तरीका है जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये एक दूसरे की मदद करते हैं बाय शेयरिंग नॉलेज, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स शेयर करके, और ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, और पॉवर्टी, हंगर और क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस जो है मिल के सॉल्व करने में हेल्प करता है ये। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स का, वो अचीव करने में सिर्फ 1/3 टाइम जो है बचा हुआ है। और इस अर्जेंसी के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड नेशन हर साल 12 सितंबर को यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन सेलिब्रेट करता है, और इसके लिए कुछ जो है प्रिंसिपल्स भी डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि सॉलिडारिटी हो गया, म्यूचुअल रेस्पेक्ट हो गया और शेयर्ड लर्निंग हो गया। तो ये बोलते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन का। ये बेसिकली ट्रेडिशनल एड को जो है कॉम्प्लीमेंट करता है, और स्पेशली जब दुनिया जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट चेंज और इनइक्वालिटी से जूझ रही है, तो ये बेसिकली रेप्लिकेबल मॉडल है और लोकल कॉन्टेक्स्ट के लिए रेलिवेंट है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इंडिया की फिलॉसफी हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की रही है, यानी कि दुनिया एक फैमिली है, और इंडिया बोलते हैं इंडिया जो है साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन का लीडर जो है वो बन सकता है। और कि कैसे इंडिया इंडिया के कुछ की इनिशिएटिव्स यहाँ पे बताए हुए हैं। वो बेसिकली बोलता है कि वॉइस ऑफ जो ग्लोबल साउथ समिट है वो होस्ट करता है इंडिया, और G20 प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिलाने का एफर्ट किया इंडिया ने, और डेवलपमेंटल पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया गया फॉरेन मिनिस्ट्री में,
और इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम जिसमें कि 160 से ज़्यादा कंट्रीज जो है में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और इंडिया ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी लॉन्च किया, जैसे कि आधार हो गया, यूपीआई हो गया, ग्लोबली प्रमोट किया डेवलपिंग कंट्रीज में भी। तो इंडिया ने अपने क्लाइमेट रेजिलियंस हो चाहे हेल्थ सिस्टम और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में टेलर्ड सॉल्यूशंस जो है डेवलप किए हैं। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है, जैसे कि ग्रेन एटीएम चलाना, और जो इंडिया का इनिशिएटिव है टेक होम राशन, और नेशनल राइस का फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है, तो ये सब इंडिया कर रहा है। और ट्रायंगुलर कोऑपरेशन का रोल क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो ट्रेडिशनल डोनर्स या जो एमर्जिंग डोनर्स हैं जो देना चाहते हैं, उनको लिंक करना डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, और जो रिसोर्सेज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ पास, उनको अनलॉक करना, और ट्रस्ट और म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करना। और गवर्नमेंट के साथ जो है सिविल सोसाइटीज़ हों चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, ग्रास रूट जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करना, ये काम हो सकता है। और इंडिया के कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बताते हैं कि जैसे कि राइस फोर्टिफिकेशन और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन किया गया नेपाल में। अब इसको कंक्लूड करते हैं कैसे, कि बोलते हैं कि रियल प्रोग्रेस के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए हमारे पास, एडिक्वेट फाइनेंसिंग होनी चाहिए, और करेज होना चाहिए इनोवेट करने के लिए। और दूसरा जो बोलते हैं कि हमारा स्ट्रेंथन करना होगा जो हमारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, फाइनेंस एक्सेस और अकाउंटेबिलिटी जो है मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना होगा। और जो तीसरा बताते हैं कि इंडिया जो है लीडरशिप सीमेंट कर रहा है, कैसे फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और रेजिलियंस में रीजनल और ग्लोबल कोऑपरेशन दिखा के इंडिया लीडरशिप को सीमेंट कर रहा है। और जो साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन है, ये सिर्फ डिप्लोमेटिक टर्म नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है, ऐसा बोलते हैं। बिलियंस के लिए लाइफलाइन और इक्विटेबल फ्यूचर का पाथवे है ये, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी। तो सेंटर ने बेसिकली पीएम जो ई ड्राइव स्कीम है, उसके अंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए 100% सब्सिडी अनाउंस की है। और क्या है ये पीएम ई ड्राइव स्कीम, तो ये बेसिकली एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे कि 100% सब्सिडी अनाउंस की गई है। और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हो गया या बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस हो गया, इनके लिए सब्सिडी और फंडिंग दी जाती है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन और क्लीन मोबिलिटी प्रमोट हो। ये किस मिनिस्ट्री की स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ई वेस्ट कलेक्शन फेसेस गैप्स एज इनफॉर्मल सेक्टर प्लेज ह्यूज रोल। तो यहाँ पे इंडिया में बोलते हैं कि मिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स और 93.9 करोड़ मोबाइल ब्रांड कनेक्शंस हैं, लेकिन इंडिया जो है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन में इंडिया की बात करें तो इंडिया की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। और गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के थ्रू लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की कोशिश की है। साथ ही जो है 1500 करोड़ का मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम भी लॉन्च किया है मेटल रिकवर्स करने के लिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेटल्स जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, लिथियम, गोल्ड, स्टील की डिमांड बढ़ रही है। और चाइना ने बेसिकली रेयर अर्थ एक्सपोर्ट जो है वो बैन किया हुआ है, कर किया हुआ है। तो इससे डोमेस्टिक सोर्सिंग जो है, हम कैसे डोमेस्टिकली कैसे प्रोड्यूस करें, वो इम्पोर्टेंट हो गया है। और ई वेस्ट का जो मेजर हिस्सा है इनफॉर्मल सेक्टर हैंडल करता है, जहां प्रोडक्ट्स को रिपेयर या पार्ट के लिए डिसमेंटल किया जाता है। इससे जो रिसाइकलिंग का प्रॉपर डेटा और ट्रेसिबिलिटी मुश्किल हो जाती है। तो पेपर ट्रेडिंग भी एक इशू है, जहां रिसाइकलर्स अपनी रिसाइकल्ड क्वांटिटी बढ़ा के इंसेंटिव्स लेते हैं। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क में बताते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स को एंड टू लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स कलेक्ट करना होता है। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ऑडिट भी चल रहे हैं टू एंश्योर प्रॉपर रिसाइकलिंग। और कंपनीज जैसे कि एतीरो इनफॉर्मल रिसाइकलर्स को एग्रीगेट करके मंडी स्टाइल रिसाइकलिंग कर रही है। और अगर सही पॉलिसीज और मॉनिटरिंग मिले तो इंडिया बोलते हैं नेक्स्ट 18 मंथ्स में जो है 70% रेयर अर्थ मिनरल्स जो है डिमांड डोमेस्टिक रिसाइकलिंग से मीट कर सकता है। और चैलेंजेस क्या रहेंगे, जिसमें कि यूनिफॉर्म एक इन्वेंट्री सिस्टम की ज़रूरत रहेगी। और प्रोडक्ट को रिपेयर और रीयूज़ को एनकरेज जो है वो एनकरेज करना होगा। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑडिट्स जो है वो इंश्योर करने होंगे।
फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इसराइल और गाजा के कॉन्फ्लिक्ट के बीच जो है ट्रम्प ने 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान प्रपोज किया है। और तो क्या है ये गाजा पी 20 पॉइंट गाजा पीस प्रोग्राम का बोलना है कि एक टेम्परेरी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा और एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनेगा जो कि हेड करेंगे उसको ट्रम्प। और हमास मिलिटेंट्स को फुल्ली डिसआर्म करना होगा और फ्यूचर गवर्नमेंट रोल से एक्सक्लूड किया जाएगा उनको, कोई भी हमास मिलिटेंट्स को। और जो पीसफुल को एग्जिस्ट करेंगे उनको एमनेस्टी मिलेगी और इजरायली विड्रॉल के बाद बॉर्डर्स ओपन होंगी एड और इन्वेस्टमेंट के लिए। हमास ने इसे अभी तक ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन ट्रम्प होपफुल है कि मिलिटेंट ग्रुप्स एग्री करेगा। देखते हैं इसमें क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे यूएस वांट्स टू फिक्स कंट्रीज लाइक इंडिया ब्राजील इन टर्म्स ऑफ ट्रेड लिंक्स लुटनिक। तो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि कंट्रीज जैसे कि इंडिया, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, इनको अपने ट्रेड रिलेशंस यूएस के साथ फिक्स करना होगा। मतलब मार्केट्स को ओपन और एक्शंस जो है ओपन करना होगा और एक्शंस बंद करना जो यूएस को हार्म करे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया है इंडियन इंपोर्ट्स पर, जिसमें 25% जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है रशिया। वैसे ऑयल ट्रेड के लिए ट्रॉय ट्रेड करता है उसमें पेनल्टी। इंडिया का कहना है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन भी रशिया से इंपोर्ट करते हैं। और लुटनिक ने कहा कि जो कंट्रीज यूएस में सेल करना चाहती हैं उन्हें प्ले बॉल करना होगा। प्ले बॉल मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ कोऑपरेट करना होगा, प्ले द बॉल अप्रोच। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को प्रॉपर्ली डिस्कस किया। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।